में आ गई है। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब किसमें है? पर्सन के डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने। दूसरा तो ये था जिसमें एओपी बीओआई और उसकी बात कर रहा था कि मेंबर्स और जो इंस्टीट्यूशन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो मेंबर्स से मिलके बना है, एओपी है या बीओआई है, वो अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिससे मिलके बना है वो उन मेंबर्स को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वाइस वर्सा, तो उसको हम क्या मानेंगे? सप्लायर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम सप्लाई मानेंगे वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मुझे अपना घर बनवाना है, घर बनवाना इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ माय। बनवाने के लिए मैंने बाहर से किसी आर्किटेक्चरल फर्म को हायर किया, तो उससे अगर सर्विसेज ले रहा हूं तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, भले ही वो मेरे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो। ठीक है। फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो शेड्यूल 1 में दी थी। शेड्यूल 1, ये याद रखना है शेड्यूल का नंबर। शेड्यूल 3 शेड्यूल पढ़ेंगे अपन, 1, 2 और 3। तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल अलग हैं, इसके अलग है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ 3 शेड्यूल है, 1, 2 और 3। शेड्यूल 1 बताता है ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम सप्लाई मानेंगे इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसी चीजें जो सप्लाई होंगी इवन व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी अदरवाइज, ठीक है, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबिडेंस, तो ये चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में कौन कौन सी चीजें अपन ने पढ़ी थी? शेड्यूल 1 जो ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने? पहला था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेट्स। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेट्स where input tax credit has been availed. Transfer of disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets. ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, टेम्पररी होगा तो नहीं कहना है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किया होगा तभी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business। तो रिलेटेड पार्टी के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको सप्लाई माना जाएगा अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, भले ही उसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पार्टी माना गया है, बट 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन हैं उनके बीच, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते। फॉर अ फाइनेंशियल ईयर है, फॉर 1 एम्प्लॉय, ठीक है। 10 एम्प्लॉय है, सबको 40-40,000, तो वो सप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 पढ़ लेना, थर्ड और फोर्थ। सप्लाई ऑफ एजेंट को बेचने के लिए, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। एजेंट दे रहा है प्रिंसिपल को, अगर वो बाइंग एजेंट है तो खरीद के प्रिंसिपल को दे रहा है, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा।
और लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इसलिए क्योंकि शेड्यूल 1 में, हाँ, import of services by a person from a related person or from any of his other establishments outside India। ठीक है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में काम कर रही है, उसकी एक ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, दुबई में उसने एक ब्रांच खोली है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, तो जीएसटी के लिए ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में है और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दुबई में है, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। It is his other establishment outside India। कंपनी का कोई ऑफिस इंडिया के बाहर है, उससे कोई सर्विसेज दे रही है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये चार्ट है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 में जाने की जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल 1 में कब जाते हैं अपन, जब विदाउट कंसिडरेशन हो। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसिडरेशन है तो आपको बस ये देखना है कि अ, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है तो हमेशा वो सप्लाई होगा, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, ठीक है, ए ए बी और सी चार क्लॉजेस हैं। तो बी वाले क्लॉज में फॉलो होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मतलब आपको सर्विस और देखिए आपको कंसिडरेशन है, तो आंख बंद करके वो क्या हो जाएगा, सप्लाई। ठीक है, यहाँ सही करते हैं हम, लेकिन किस लिखने में गलती हो जाती है, descriptive है, उसमें सिर्फ यस काम नहीं चलता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा किस क्लॉज के तहत ये सप्लाई है, तो वो क्लॉज रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कौन सा सप्लाई माना जाता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। क्या लिखना पड़ेगा, importation of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। ठीक है, is included in the definition of supply, thus this transaction falls under the purview of supply। ऐसा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पे फॉल हो सकता है, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 बोलता है देखो रिलेटेड पार्टी से है क्या, रिलेटेड पार्टी या उसकी अदर एस्टेब्लिशमेंट से है क्या, पहली चीज। और दूसरी चीज, नहीं, दोनों में से एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो सप्लाई नहीं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं इससे रिलेटेड। रीड करने बोला था मैंने, रीड कर लिया था बताओ। और नो पॉइंट, इन एडिशन एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय सेंटर, ये तो अभी किया नहीं अपन ने, ये जब 3 पॉइंट कर लेंगे ना पूरे अपन, सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पे है अभी अपन, ये सबसेक्शन 3 पे पहुंच गए इन एडिशन वाला, तो ये भी आएगा आगे। ठीक है, और कुछ,
हाँ, तीनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, आपको बस अभी इसका आंसर नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसको अप्लाई करना है सप्लाई की डेफिनेशन में। ठीक है, ऋषभ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, लिखा है पर्सनल यूज के लिए है, बिजनेस यूज नहीं है। एंड आफ्टर अ ईयर सेल्स इट टू अ कार डीलर, बेच देता है किसको? कार डीलर को। ठीक है, कितना ट्रांजेक्शन है, अब आपको देखना है ये सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, तो ऋषभ ने जो कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो बेच रहा है कार डीलर को। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या क्या चीजें जरूरी थी? ए पॉइंट में सप्लाई, वो 8 में से कुछ चीज की होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, तो सेल है ये, गुड्स की हो रही है सप्लाई। और क्या चीज जरूरी थी? मेड फॉर अ कंसिडरेशन, क्या लिखा है कि फ्री में दिया उसने? नहीं, जब तक दिया नहीं है मतलब पैसे लेके दिया है। ठीक है, और क्या था? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, किसके लिए देखते हैं? बेचने वाले के लिए कि खरीदने वाले के लिए? बेचने वाले के लिए। इसमें किसमें किसके लिए देखेंगे? बेचने वाले। क्या ऋषभ का काम है कार खरीदना बेचना? तो ऋषभ के इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन सप्लाई। ठीक है, तो सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर is not a supply under CGST Act because that supply is not made by Rishabh in the course of furtherance of business. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है इसको? सबसे पहले आप लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे जो फैक्ट्स दिए, मतलब मार्क्स कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे जो फैक्ट्स दिए। ठीक है, फिर लॉ में क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, the term the expression supply includes all forms of supply such as sale, transfer, barter, ये पूरा लाइन लिख दोगे, फर्स्ट पॉइंट बस लिखना है। ठीक है, क्योंकि वही रेलेवेंट है। वो लिखने के बाद इन द गिवन केस ऋषभ, it is not in the course of furtherance of Rishabh's business. ठीक है, the sale of car is not in the course of furtherance of Rishabh's business, thus the transaction does not qualify as supply. ठीक है, तो ऐसा पूरा लिखोगे और डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई को अंडरलाइन कर दोगे, तो फिर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, देखो क्या है, मार्क्स 2 मार्क के क्वेश्चन में नहीं डालोगे, अगर ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आएगा तो डाल देना। ठीक है, हेडिंग नहीं भी डालोगे तो अगर सेपरेट पैराज में लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसमें पूरा फोकस है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे, तो वो लिख के अगर आपने अंडरलाइन कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर में, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स। ठीक है, आभूषण ज्वेलर्स है अपने यहाँ, तो उसको मणिकर्णिका ने जाके अपने पुराने गोल्ड बैंगल बेच दिए, तो क्या ये मणिकर्णिका के इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन भी सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, सुंदरम आचार्य अ फेमस एक्टर पेंट्स सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। ठीक है, पूरा समझना पहले सिचुएशन। सुंदरम आचार्य अ फेमस एक्टर, वो एक एक्टर था, paints some paintings and sells them. The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust kind human. ठीक है, उसने बोला जो भी इससे पैसा मिलेगा वो मैं चैरिटी को दूंगा, काइंड ह्यूमन। अब आपको बताना है क्या ये सप्लाई डेफिनेशन में कवर्ड है या नहीं? क्यों नहीं है? तो आपको ये लग रहा है एक्टर है पेंटिंग नहीं कर सकता? पेंट करके मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, एक होता है कि मैंने अपने लिए पेंटिंग की है, अपने ड्राइंग रूम में लगा दी पेंटिंग, तो आई एम नॉट प्रोफेशनली अ पेंटर, मैं बेचने लगा हूँ। ठीक है,
लेकिन जब मैं किसी चीज को सेल करना स्टार्ट करता हूँ, खुद बनाई गई किसी चीज को सेल किया, पहले दो केसेस में क्या था, मैं गाड़ी यूज कर रहा था पर्सनल यूज, फिर बेचा। ज्वेलरी पहन रहा था पर्सनल यूज, मैंने क्रिएट नहीं किया ना वो चीजें। पेंटिंग तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग देम पेंटिंग। आप स्टूडेंट हो, आप भी कुछ भी पेंट करके बेच सकते हो ना, खरीदने वाला होना चाहिए ना बस। आपने कोई पेंटिंग की तो आपने इंस्टाग्राम में डाला कि इस टाइप की कुछ पेंटिंग है, कोई खरीदने वाला होगा तो पैसे देके खरीद लेगा। तो यहाँ पे क्रक्स ये है कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसमें कि क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और क्या नहीं है। दूसरे पहले दो केसेस और इसमें ये अंतर है कि यहाँ ये चीज इसने खुद क्रिएट की है, इसने खुद बनाई है और फिर बेच रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब कंसिडरेशन, क्या मैंने किसी से पैसे लेके डोनेट कर दिए तो क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और दूसरा क्या होता है, हाँ, है ना। तो करूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजेक्शन क्या है, सप्लाई है। फिर है, समझ में अंतर। इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट नहीं, आपको ये देखना है कि सपोज मैंने अपना लैपटॉप यूज कर रहा था, मैं यूज करके यूज्ड कुछ गुड्स बेच रहा हूँ, हाउस होल्ड गुड्स बेच रहा हूँ, देन इट इज नॉट सप्लाई। बट अगर मैं कोई उस हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाया, मैंने, मेरा काम नहीं है, नहीं है, बट वहां बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइड थी, हमने देखा, कंटिन्यूटी हो ना हो, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। तो एक, ये इनने खुद क्लैरिफाई किया एक चीज, ये पढ़ लेते हैं फिर बिजनेस की डेफिनेशन पे आते हैं। ये जो 7 और 8 है, ये सीबीआईसी, सीबीआईसी कौन है, जीएसटी की माता जी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो पालन पोषण करती है जीएसटी का। ठीक है, इनने खुद क्लैरिफाई किया है कि ये दो ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं है। बट इन बिजनेस की डेफिनेशन इतनी वाइड है कि ये दो ट्रांजैक्शन भी उसमें कवर्ड है। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है। The view taken in example 7 and 8 above is based on the view taken in the departmental FAQ press release. Departmental GST department. There is another school of thought according to which, since the definition of business includes trade, commerce, or any other similar activity, whether or not there is frequency, volume, continuity, or regularity of such transaction. ठीक है, वो बोल रहा है भले ही आपने जिंदगी में एक बार बस किया है वो ट्रांजेक्शन, कभी दोबारा नहीं करोगे, फिर भी वो क्या है आपका बिजनेस। भले ही आपने 100 क्वांटिटी ना बेच के एक क्वांटिटी बेचा है, फिर भी वो क्या है आपका बिजनेस। भले ही आप उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले हो, फिर भी क्या है वो उसका बिजनेस। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी से भी कोई मतलब नहीं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर ना हो जाए। बाहर हो गया तो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो गया। समझ रहे हो, मुझे कोई हीरा मिला, ठीक है, मैंने 50 करोड़ का वो हीरा बेच दिया, समझ रहे हो, मैं बोलूंगा ये तो जिंदगी में एक ही बार किया, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ अदर्स ऑफ बिजनेस, मैं हीरे का व्यापारी नहीं हूं, तो इस पे मैं जीएसटी नहीं चुकाऊंगा। समझ रहे हो, तो ऐसा कोई मिस इंटरप्रेट ना कर दे, इसलिए उन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन को इतना वाइड कर दिया ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन उससे छूटे। बट उनकी मंशा ऐसे ट्रांजेक्शन्स को कवर करने की नहीं थी कि पुराना मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, पुरानी मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, तो उनने उसको एफएक्यू के माध्यम से क्लेरिफाई कर दिया कि हमने बिजनेस नहीं, तो बहुत वाइड है, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन्स उसमें कवर्ड नहीं। समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है taxability on literal interpretation, the transaction above example can be considered to be made in the course of furtherance of business and thus it constitutes supply. The taxability of such transactions, however, will have to be examined under the provisions of section 9, जो आगे पढ़ेंगे। However, since the view may not always lead to logical conclusion, it is more prudent to take a purposive approach as followed in departmental FAQs press release given. तो आपने जो लिटरल इंटरप्रिटेशन किया, लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो वर्ड्स है
उसको एज इट इज आप पढ़ रहे हो बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो वो उस पे जीएसटी लग जाएगा। बट दैट इज नॉट पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मतलब उससे जो डिपार्टमेंट का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको पर्पसिव कंस्ट्रक्शन करना है। और जो एफएक्यूज में बेनिफिट दिया हुआ है वो आपको लेते हुए चलना। मतलब 7th और 8th एग्जाम्पल अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको यही बोलना है कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्लियर है? समझ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस कोई स्किप ना हो जाए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन की आड़ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन स्किप ना हो जाए, तो इसलिए उसको वाइड कर दिया है। अब किसी से टैक्स नहीं लेना वो गवर्नमेंट ने एफएक्यूज और उसके माध्यम से क्लेरिफाई कर दिया कि इन चीजों पे हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि मिसयूज ना कर पाए कोई। ठीक है। A resident welfare association provides the service of depositing the electricity bills of the residents in lieu of some nominal charges. तो एसोसिएशन अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। Provision of service by a club or association or society to its members is included in the definition of business. तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। कौन से क्लॉज में आएगा? ए ए 7(1) ए, ठीक है। Services by way of admission to parks, cinema halls, amusement parks, including theme park, water park, etc. ठीक है, आपने कहीं सर्कस में जा रहे हो, वहां एडमिशन चार्जेस लग गए 500 रुपए, क्या वो सप्लाई है? सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है क्या? किसी सर्कस में आप जा रहे हो, वहां पे एंट्री चार्जेस लग गए आपको 500 रुपए, तो वो क्या सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है क्या? तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है। क्या दे रहे हैं वो आपको? गुड्स दे रहे हैं कि सर्विसेज? सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे ही जू में एंट्री चार्जेस हैं, तो वो भी क्या है? सर्विसेज, वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है। Royal Turf Race Club is engaged in facilitating the wagering transaction on horses placed through totalizer। ठीक है, तो क्या होता है, घोड़े जो होते हैं हॉर्स रेस, उसमें बेटिंग होती है कि ये घोड़े पे इतना, ये घोड़े पे इतना, जो जीता उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में, उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं, ठीक है। बट जो ये ट्रांजेक्शन्स कराने के लिए फैसिलिटेशन चार्जेस लेता है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तब। The bookmaker is a person that accepts and pays off bets on sporting and other events at agreed upon odds। ठीक है, तो भाव आता है ऐसे, ऑड ऑड मतलब एक रेट आता है, ठीक है। कि सपोज जैसे आईपीएल में सट्टा लगाते हैं जब लोग, तो ऐसा नहीं है कि 1:1 रहता है, जीत गए तो डबल हो जाएगा, हार गए तो पूरे पैसे गए, ठीक है। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग रेट चलता है, ठीक है। जैसे मैच स्टार्ट होने के पहले कोई और रेट है, लग रहा है जैसे सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच है, तो सीएसके फेवरेट है, तो वहां पे सीएसके में आप लगाओगे और वो जीतेगी तो बहुत ही कम पैसा मिलेगा आपको क्योंकि वो फेवरेट है। लेकिन आरसीबी में लगाओगे तो और वो जीत गई तो उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे रेट्स आते हैं। बेसिकली बुक मेकर वो है जो सट्टा खिलाता है। तो ऐसे ही वहां पे जो हॉर्स रेस में जो बुक करता है बेट्स सबकी, वो क्या कहलाता है? बुक मेकर, ठीक है। तो जब रेस शुरू हुई, रेस शुरू होने से पहले सब अपनी अपनी जगह पे हैं, तब रेट सपोज किसी का 1.2 है, किसी का 1.5 है, मतलब उस घोड़े पे लगाया, वो जीता तो 1.2 मिलेगा, नहीं जीता तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 1.2 टाइम्स। किसी पे 5 है, मतलब वो घोड़ा जीतने के चांसेस बिल्कुल कम है, तो अगर आपने उस पे लगाया और वो जीता तो 5 टाइम्स मिल जाएंगे आपको पैसे, ठीक है। तो जिसके जितने कम चांसेस होते हैं उतना उसकी बेट हाई रहती है, क्योंकि रिस्क हाई है, उस पे कोई नहीं लगाएगा ना हारने वाले पे। तो अब जैसे रेस स्टार्ट होती है तो ये चेंज होता रहता है उनकी पोजीशन के हिसाब से, उस पहला वाला घोड़ा आगे निकल गया तो उसका रेट फिर कम होता जाएगा कि अब उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, और पीछे वाले घोड़े के रेट बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही वो आगे निकल गया
तो उन लोग मालामाल हो जाएंगे जिनने उस घोड़े पे लगाया। समझ गए, ऐसे चलता है, लगाना नहीं है अपन को सकता, समझना है जीएसटी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बुक मेकर कौन होता है? टोटलाइजेटर इज अ डिवाइस शोइंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ बेट्स स्टेक्ड ऑन अ रेस टू फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ टोटल अमंग दोज बैकिंग द विनर। ठीक है, तो हिसाब किताब जो बेसिकली रखता है वो क्या है? टोटलाइजेटर, टोटल पूरा, किसने कितना लगाया, किसको कितना मिलेगा जीतने पे। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? रॉयल टर्फ Race Club is engaged in facilitating the wagering transactions on horses placed through totalizer for providing the service of facilitating wagering transactions. Royal Turf Race Clubs gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value. ठीक है, 1,000 रुपए की आपने शर्त लगाई, बेट लगाया, तो वो बोलेगा कि 1% सपोज हमारा कमीशन है, 1 या 10% हमारा कमीशन है, तो 10% अमाउंट वो रख लेगा, बाकी का पैसा आपको बेट लगेगी, एक्चुअल बेट। ठीक है, जो मतलब नॉर्मली 1% 2% तो कमीशन चार्ज करते हैं ये सब फैसिलिटेट करने का। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटेट करने के चार्जेस ले रहे हैं ये क्या होगा? सप्लाई। एक्चुअल बेट लगाना और जीतना ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे अपन। बट ये जो फैसिलिटेशन सर्विसेज है ये सप्लाई की डेफिनेशन सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब देखो क्या है कि मैंने 1,000 रुपए की बेट लगाई। एग्जाम्पल कौन सा? एक्टर प्रिंटिंग में लिखा है ना, इसमें देखो क्या लिखा है? Consideration from such sale is to be donated to a charitable trust kind human. The sale of paintings by the actor qualifies as supply as it is made in the course of furtherance of business. Course of furtherance of business की डेफिनेशन बहुत वाइड है, तो एक्टर जो कभी भी आजकल कोई एक रोल सीमित नहीं रह गया, एक्टर है, ऑफ बिजनेस है। अब उसने एडवर्टाइज कर दिया किसी प्रोडक्ट का, तो वो भी तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। उसको बुलाया किसी मैच में, उसके लिए 10 लाख रुपए दे दिए, वो भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। कोई परफॉर्मेंस के लिए उसको पैसे मिल गए, सिर्फ ये बोलने के लिए कि ये टी शर्ट पहनने के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं। कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहनना है तो वो ड्रेस पहनने के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उनको देख के लाखों लोग खरीद लेते हैं वो सेम ड्रेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं वो। तो यहाँ पे अगर पेंटिंग्स भी वो सेल कर रहे हैं तो वो, क्योंकि पेंटिंग उन्होंने खुद बनाई है और उनकी वजह से सेल हो रही है, तो वो क्या है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ में आया? हाँ, 2.29 में क्या? सर, हाँ हाँ, तो क्या होता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है वो समझाया गया है। तो एसटी में दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हर स्टेट में इसका, हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है पूरे इंडिया का एक ही रजिस्ट्रेशन। तो क्या होता है, स्टेट के पास फिर कोई रेगुलेटरी पावर से सारा एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है इसके लिए। तो हर स्टेट की अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हो ब्रांच मध्य प्रदेश, आपका अगर महाराष्ट्र में काम चल रहा है तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है। तो अब मध्य प्रदेश
प्रदेश का जो ब्रांच है और महाराष्ट्र की जो ब्रांच है, ये दोनों जीएसटी एक्ट के लिए अलग अलग पर्सन होगा। These two are separate persons from distinct persons होते हैं, ठीक है ये दोनों एक ही कंपनी, PQR लिमिटेड यहाँ पे भी है, PQR लिमिटेड वहां पे भी है, दोनों पर्सन नंबर एक है, पैन नंबर एक है, बट क्योंकि अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं तो जीएसटी के दो नंबर, ये इसका अलग इसका अलग। तो अगर मध्य प्रदेश से कोई सामान महाराष्ट्र जाएगा या महाराष्ट्र का ब्रांच से कोई सामान जाएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये समझाया है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर रहेगा, तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन क्या रहेगा, भले ही एक पर्सन खुद ही को माल बेच रहा है पर जीएसटी की निगाहों में ये अलग अलग पर्सन है, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा, सब ठीक। इंडिया के बाहर से आएगा तभी इंपोर्ट कराएगा ना। Say under GST law, supplier is required to obtain state-wise registration. He has to obtain registration in every state UT from where he makes a taxable supply, provided his aggregate turnover exceeds a specified threshold. तो रजिस्ट्रेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि क्यों हर एक इंसान के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो हमने छोटे व्यापारियों को छूट दे के रखी, ठीक है। Thus, he is not required to obtain registration from a state or territory from where he makes a non-taxable supply. Since the registration in GST is band-based, once the supplier is liable to register, he has to obtain registration of each of the states under in which he operates and makes a taxable supply under the same plan. Further, he is normally required to obtain single registration in a state given that. अभी स्टेट में भी मेरा जबलपुर में ब्रांच है, भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी है, तो मैं चाहूँ तो अलग ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन पे भी सारे जगहों से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। विद इन द स्टेट एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको चाहिए अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो मैं फिर बाद में परमिट किया कि हाँ अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं, नॉर्मली लेते नहीं है लोग, क्योंकि फिर जबलपुर से भोपाल भेजूंगा सामान उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, इसलिए नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, बट कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण ले लेते हैं। जैसे जबलपुर का हिसाब किताब मैं रखता हूँ, भोपाल में कोई और रखता है, तो भाई तो अपनी रिटर्न फाइल करो, उसको बोलेगा अपनी रिटर्न फाइल करो, अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। ये कुछ ऊपर एग्जांपल दिया था उसके लिए लिखा होगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी चीज जिसपे जीएसटी नहीं लगता, लिकर है, लिकर बेच रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगता, तो आप सपोज यहाँ एमपी में आपका रजिस्ट्रेशन है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, गेहूं चावल बेच रहे हो या ऐसा आइटम जिसपे जीएसटी लगता है, टीवी मोबाइल बेच रहे हो, एसी बेच रहे हो, और गुजरात से आप लेकर बेच रहे हो, तो गुजरात है वहां, दूसरा स्टेट ले लो, उड़ीसा से बेच रहे हो, ठीक है, तो वहां आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हो जिसपे जीएसटी नहीं लगता, तो वहां रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। सब पढ़ेंगे अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। और कौन से क्वेश्चन देखा ना, लिकर शॉप इन उत्तराखंड, तो ये अनरजिस्टर्ड है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है जीएसटी लेने की, जब जीएसटी चुकाना ही नहीं है आपको तो लेके ये करो नंबर। वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है पुराना टैक्स, हाँ एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, स्टेट लगाता है, वैट 3-4, हाँ हाँ हाँ, क्या होता है पहले समझ लो उसको कि क्या है 15th वाला। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये एक्चुअली परक्विजिट्स की बात कर रहा है, परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय।
हाँ, तो तीन चीजें होती है, एक होता है सैलरी, एक होता है अलाउंसेस और तीसरा होता है परक्यूजेट। ठीक है, परक्यूजेट मतलब क्या होता है, जो नॉन कैश बेनिफिट्स आप देते हो एम्प्लॉय को, दैट आर परक्यूजेट। घर दे दिया रहने के लिए मैंने, रेंट फ्री अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। या हमने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, कार खरीदने के लिए लोन दे दिया, कार दे दी चलाने के लिए, लैपटॉप दे दिए चलाने के लिए, घर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, परक्विजिट्स। तो अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी। अब हमने पढ़ा कि रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सप्लाई माने जाएंगे इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब दो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब पहले समझना क्या है। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 जो हमने नहीं पढ़ा है, तो उसमें शेड्यूल 3 में लिखा है ट्रांजेक्शन जो सप्लाई क्वालिफाई नहीं होंगे। उसमें लिखा है कि जो भी सर्विसेज एम्प्लॉय देगा अपने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होगा। कौन सी सर्विसेज, जो एम्प्लॉय देगा एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉय। सपोज एम्प्लॉय का कोई घर है, वो उसने बोला कंपनी को, भैया तुम किराए पे ले लो, अपने कुछ लोगों को रखवा देना या अपना सामान स्टोर कर लेना। तो क्या ये सर्विसेज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट? नहीं, उसके एम्प्लॉयमेंट का ये काम थोड़ी ना था, ये तो अलग ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, जो भी इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट जो भी उसने सर्विसेज दी, वो सब सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। ठीक है, इतना समझ में आया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयर, उसको सप्लाई नहीं मानी, जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि परक्विजिट्स भी तो उसी के लिए मिल रहा है ना उसको। मैं उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन क्यों दे रहा हूँ, मैं उसको गिफ्ट में एप्पल का लैपटॉप क्यों दे रहा हूँ या आईफोन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। तो सैलरी कैश में देने की जगह मैंने नॉन कैश कोई गिफ्ट दे दिया उसको। समझ रहे हो? लेकिन वहां उन्होंने लिख दिया कि गिफ्ट जो 50,000 रुपए से ऊपर के हैं वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओवरव्यू बताया मैंने आपको। एक है कि परक्विजिट्स आर नेवर टैक्सेबल, पहला स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि वो मेरे काम करने के एवज में ही मैं दे रहा हूँ, मतलब जो एम्प्लॉय ने काम किया उसके रिस्पेक्ट में ही उसको कंसिडरेशन वापस कर रहा हूँ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है बार्टर ट्रांजेक्शन जैसा होता है। बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब मैंने आपको फोन दिया, आपने बदले में मुझे सपोज घड़ी दे दी, है ना। तो वो ट्रांजेक्शन, मैंने आपको फोन बेचा और आपने मुझे घड़ी बेची। तो बोला पहला ट्रांजेक्शन तो ठीक है टैक्सेबल नहीं है, पर दूसरा ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है। ठीक है, तो दूसरे ट्रांजेक्शन पे टैक्स दे दो, ऐसा डिपार्टमेंट का मानना है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट का मानना है वही हमारा भी मानना है, वही इंस्टीट्यूट का भी मानना है, वही हमको लिख के आना है। ठीक है, तो क्या क्या परक्विजिट्स में आता है, फ्री मील कूपन्स। ठीक है, खाना लंच फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो आप, डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड कर रहे हो, बस फैसिलिटी दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या क्या चीज आता है वो देखो। ठीक है, सिंस सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसके बाजू में लिख दो शेड्यूल 3, ये जब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में तो वहां आएगा। Since services by an employee to employer in the course of or in relation to his employment are outside the scope of GST, ये क्या लिखा है शेड्यूल 3 में। Supplied by the employer to the employee in terms of contractual agreement incurred between the employer and employee will not be subject to GST। ये बोल रहा है कि कोई भी सप्लाई जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय